हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम दो विषयों के बारे में जानेंगे जिन्हें कहा जाता है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अपने पहले विषय आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय को, जिसे हमने क्लास 11th में समझा था। दोस्तों, इस प्रमेय के अनुसार किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर, और यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किया गया कुल कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है। अब जैसे यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है जो संरक्षी होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक फुटबॉल किसी बिंदु A पर है जो इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर है। हम इस बॉल को बिंदु A से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु B तक लाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए हम तीन पथ का उपयोग करते हैं। पथ 1 जो कुछ इस तरह से है, दूसरा पथ जो कुछ ऐसा है और तीसरा पथ जो ऐसे है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार बिंदु A से बिंदु B तक बॉल को लाने में किया गया कार्य इन तीनों पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी इन तीनों ही परिस्थितियों में किया गया कार्य बराबर होगा और ये बराबर होगा दोनों ही बिंदुओं पर बॉल की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के, जिसे लिखा जा सकता है W A से B बराबर U1 घटा U2। अब ठीक इसी तरह मान लीजिए कि हमें तीन आवेशों को अनंत दूरी से मूल बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित दूरी तक लाना है। तो आवेशों के इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसे प्राप्त करने के लिए हमें गणना करनी होगी इन तीनों आवेशों को अनंत से इन बिंदुओं तक लाने में किए गए कुल कार्य की, जो बराबर होगा कुल स्थितिज ऊर्जा के। तो आइए जानते हैं इन आवेशों को इस स्थिति में लाने के लिए कुल कितना कार्य करना पड़ा। सबसे पहले आवेश Q1 के लिए अगर हम देखें तो इसे अनंत से मूल बिंदु से R1 दूरी तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में लाने के लिए आवेश Q1 को किसी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा। तो इस स्थिति में लाने के बाद आवेश Q1 अपने आसपास एक विभव बना लेगा जिसका मान होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। अब मान लीजिए कि हम एक और आवेश Q2 को अनंत दूरी से इसके पास किसी निश्चित बिंदु पर लेकर आते हैं। ऐसा करने के लिए हमें आवेश Q1 की वजह से बनने वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होगा आवेश Q तथा किसी और आवेश के कारण बनने वाले विभव के गुणनफल के। यानी यहाँ पर कार्य W2 होगा Q2 गुणा V1, या इसे लिख सकते हैं W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों, यहाँ पर R12 Q1 और Q2 के बीच की दूरी है और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जैसा कि हमने देखा था कि ये किया गया कुल कार्य बराबर होगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के। यानी आवेशों की निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। अब मान लीजिए कि इसी निकाय में हम एक और आवेश Q3 को लाना चाहते हैं। तो क्या अब इस नए निकाय की स्थितिज ऊर्जा समान रहेगी?
जी नहीं, निकाय में आवेश के जुड़ने से स्थितिज ऊर्जा में भी बदलाव आएगा और अब ये आवेश Q3 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का भी योग होगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि Q1 को लाने में किया गया कार्य था 0, जबकि इसकी वजह से इसके चारों ओर दिक् स्थान में बनने वाला विभव V1 था 1/4πε0 Q1/R1। इसके बाद Q2 को लाने में किया गया कार्य था W2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R12 और इस आवेश की वजह से भी इसके चारों ओर दिक् स्थान में एक और विभव होगा जिसका मान होगा V2 जो बराबर होगा 1/4πε0 Q2/R2 के। यानी अब इस दिक् स्थान में बनने वाला कुल विभव होगा इन दोनों विभव का योग यानी V12 जो बराबर होगा 1/4πε0 ब्रैकेट Q1/R1 जमा Q2/R2 और आवेश Q3 को इस विभव में लाने के लिए अब इस विभव V12 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जो होगा W3 और जो बराबर होगा Q3 गुणा V12 के। यानी कार्य W3 बराबर होगा 1/4πε0 ब्रैकेट Q1 Q3/R13 जमा Q2 Q3/R23। तो इस पूरे निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य इन सभी आवेशों को एक एक कर स्थापित करने में किए गए कार्य यानी W1 जो था 0, W2 जो था 1/4πε0 Q1 Q2/R12 तथा W3 जो बराबर था 1/4πε0 ब्रैकेट Q1 Q3/R13 जमा Q2 Q3/R23 इनका योग होगा। यानी कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी W1 जमा W2 जमा W3 के। यानी U बराबर होगा 1/4πε0 ब्रैकेट Q1 Q2/R12 जमा Q1 Q3/R13 जमा Q2 Q3/R23। आइए अब मान लेते हैं कि हम आवेशों का एक ऐसा ही निकाय किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक निकाय बनाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या क्षेत्र की अनुपस्थिति में बनने वाले निकाय की ऊर्जा के बराबर होगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसी एकल आवेश की बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। अब हम किसी आवेश Q को अनंत से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु पर विभव VR है। तो इस स्थिति में कार्य W होगा Q गुणा VR और ये कार्य बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के। यानी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी Q गुणा VR के। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हमें दो आवेशों Q1 तथा Q2 को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थापित करना है। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें ये दो आवेश Q1 तथा Q2 को बिंदु P तथा बिंदु Q पर स्थापित करना है। यहाँ पर P तथा Q के बीच की दूरी है R12। इसके अलावा मान लेते हैं कि बिंदु Q पर विभव है VR2 तथा बिंदु P पर विभव है VR1। तो सबसे पहले आवेश Q1 को बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य होगा W1 जो बराबर होगा Q1 गुणा VR1 के।
ठीक इसी तरह आवेश Q2 को बिंदु Q पर लाने में किया गया कार्य होगा W2, जो बराबर होगा Q2 गुणा VR2 जमा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों यहाँ पर दूसरा पद आवेश Q1 की उपस्थिति की वजह से बनने वाला विभव है। अब कुल स्थितिज ऊर्जा इन दोनों आवेशों को स्थापित करने में किए गए कार्य का योग होगा, यानी W1 जमा W2, अर्थात U बराबर होगा Q1 गुणा VR1 जमा Q2 गुणा VR2 जमा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12। आइए अब एक और स्थिति देखते हैं जिसमें एक द्विध्रुव किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव खुद को बाहरी क्षेत्र की दिशा में ही स्थापित कर लेता है और ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत क्षेत्र एक बल आघूर्ण लगाता है, जिसे यहाँ टाउ बाह्य से दर्शाया गया है। तो इस बल आघूर्ण का मान होगा Pe sin थीटा। यहाँ पर P द्विध्रुव आघूर्ण तथा E विद्युत क्षेत्र है। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित करने में किया गया कुल कार्य होगा W बराबर इंटीग्रेशन F डॉट ds, यानी इंटीग्रेशन θ0 से θ1 टाउ बाह्य डॉट d थीटा। अब इसे लिख सकते हैं कि W बराबर होगा इंटीग्रेशन Pe sin थीटा d थीटा के, जिसे हल करने पर आता है W बराबर Pe ब्रैकेट cos θ0 माइनस cos θ1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव का प्रारंभिक कोण अधिकतम π/2 होगा, जिसे बल आघूर्ण लगाने के बाद किसी निश्चित कोण थीटा तक घुमाया जाता है, यानी ऐसा करने में स्थितिज ऊर्जा होगी U थीटा बराबर ऋणात्मक Pe cos थीटा, या इसे लिख सकते हैं कि U थीटा बराबर ऋणात्मक P डॉट E। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा को और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तब तक के लिए गुड बाय।